नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। फिर से बवाल मच गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की सरकार, ये जो 3 पहिए की सरकार है, जो तीनों पहिए की साइज अलग अलग है और सब अपने अपने दिशा की ओर खींच रही है सरकार को, वहाँ हर 2 दिन में ऐसा बवाल उठ जाता है। ऐसा लगता है कि अब गए कि तब गए। नया बवाल किस लिए उठा है? तो बड़बोले नेता जो शिवसेना के हैं संजय राउत, उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि इंदिरा गांधी जब मुंबई आया करती थी तो करीम लाला के यहाँ जाकर के मुलाकात किया करती थी। अब करीम लाला है कौन? तो ये अंडरवर्ल्ड, हाजी मस्तान, करीम लाला, ये सब पुराने, दाऊद इब्राहिम, ये सब लोग, ये पुराने अंडरवर्ल्ड, जितने जो गैर कानूनी काम के माफिया जिसके हाथ में मुंबई हुआ करता था, उसके बारे में संजय राउत ने आरोप लगा दिया कि इंदिरा गांधी उनसे जाकर के मिला करती थी। मतलब ये कि इंदिरा गांधी का अंडरवर्ल्ड के साथ सांठगांठ था। अंडरवर्ल्ड के साथ सांठगांठ का मतलब आप समझे क्या हुआ? मतलब यह हुआ उसका कि इंदिरा गांधी के इशारे पे पूरा जितना जो माफिया का, जो अंडरवर्ल्ड का जो नेटवर्क था, उसके वो पीछे से उनका समर्थन था। इस मुलाकात का मतलब यह है कि पूरे मुंबई के ऊपर अंडरवर्ल्ड के हाथ इंदिरा गांधी ने दे दिया था मुंबई को कि तुमको जो करना है करो, जितनी स्मगलिंग करनी है करो, जितना तुमको प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स खोलने हैं वो खोलो, जितना तुमको सोना का स्मगलिंग करना है, ड्रग्स बेचना है, जो करना है आप करो। इंदिरा गांधी तुम्हारे पीछे खड़ी है। किसका मतलब यही है इस मुलाकात, क्योंकि अब इंदिरा गांधी से जो मुलाकात करता हो, इंदिरा गांधी जिससे मिलने के लिए जाती हो, उसको ये पुलिस वाले क्या करेंगे? इंदिरा गांधी कोई मनमोहन सिंह तो थी नहीं। इंदिरा गांधी जिसके साथ अगर कोई फोटो दिखा दे, भाई इंदिरा गांधी के साथ हमारा फोटो है, तो वो तो कुछ भी कर सकता था। और यहां तो इंदिरा गांधी मिलने जा रही थी और ये आरोप आज के डेट में तो बहुत बड़ा बवाल मच गया, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के, गांधी परिवार के और सबसे बड़े लीडर, भारत रत्न इंदिरा गांधी, उसके ऊपर आपने सवाल लगा दिया कि ये तो बाकायदा अंडरवर्ल्ड के साथ इनका नाता था। खैर, इस अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही उन्होंने कह दिया कि इंदिरा गांधी आती थी, और तो और उन्होंने ये भी कहा कि वो जमाना अलग था कांग्रेस पार्टी का, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी। तो वहां पे दूसरे एक हाजी मस्तान के बारे में बताया गया कि हाजी मस्तान जब सेक्रेटेरिएट आता था तो सारे मंत्री और सारे अधिकारी उसको रिसीव करने के लिए नीचे चले आते थे। मतलब आप समझिए, इतना गंभीर आरोप कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार चलाती थी, वो अंडरवर्ल्ड माफिया, ये गैंगस्टर्स के सामने नतमस्तक थी। और संजय राउत ने कहा कि अब स्थिति बदल गई है। तो कांग्रेस पार्टी वाले नाराज हो गए। कांग्रेस पार्टी पहले से ही नाराज चल रही थी, क्योंकि उनको सबसे कम मंत्रालय मिला है और ये सारे लोग, ये सब तो नोट खसोटने के लिए, कमाई करने के लिए इन लोगों ने गठबंधन बनाया है। जिनको नहीं मिला है, बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर हैं जो उसके बाहर हैं इस लूट में, तो उन्होंने धावा बोल दिया। लेकिन मामला सीरियस तब हो गया जब अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर रिस्पॉन्स किया और उन्होंने बताया कि ये गलत तरीका है। और ये मामला इसलिए भी आगे बढ़ गया क्योंकि सोनिया गांधी, अभी आपको याद होगा कि सीए के ऊपर उन्होंने एक बैठक बुलाई थी जिसमें शिवसेना नहीं आई। तो कहने का मतलब यह है कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच में उठापटक तो चल ही रहा है। और एनसीपी बहुत शातिर पार्टी है, क्योंकि ये अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के बारे में जिस तरीके से उसके प्रवक्ता, खास करके नवाब मलिक, बता रहे हैं कि नहीं, ये कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बड़ी बात उसने नहीं कह दी। एनसीपी तो ये तो महाभ्रष्ट है पार्टी, इसके ऊपर तो ऐसे आरोप लगे हुए हैं। और अंडरवर्ल्ड से तो इनका पूरा गहरा नाता है। उसके बड़े बड़े लीडर्स के नाम, अभी मामला चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कि जिसके साथ मालूम चलता है कि ये पूरी की पूरी पार्टी जो है दाऊद इब्राहिम की गोदी में बैठी हुई है। क्योंकि एक रिपोर्ट है, जब मुंबई में धमाके हुए थे तब एक ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट आई थी। पता नहीं बीजेपी वाले
किस बात से डरे हुए हैं, या उनको बाद में फिर एनसीपी के साथ दोस्ती रखनी है या सरकार बनाना है, इस वजह से शायद वो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। लगातार मैं इस बात को कह रहा हूं कि उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो शरद पवार और अजीत पवार, इन लोगों के रिश्ते दाऊद इब्राहिम के साथ थे, उस पूरे गैंग, और उससे पैसा लिया करते थे। कितना पैसा आया, कब आया, किस तरीके से आया, ये सारा डिटेल उस रिपोर्ट में है। ये बहुत ही एक्सीलेंट रिपोर्ट है कि बम धमाके कैसे हुए थे। ये शिवसेना हिंदुओं की पार्टी और हिंदुत्व का जो है वो शेख बगाड़ती है कि हम हिंदुत्व के रखवाले हैं। जो लोग इतिहास नहीं जानते हैं, इनको तो सब पता है, ये संजय राउत को सब पता है, ये सारे शिव सैनिकों को मालूम है कि जब मुंबई में धमाके हुए थे तो पहली बार ये शरद पवार उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने कहा था कि इसमें हिंदू लोग शामिल हैं, और एक झूठी थ्योरी दे दी थी कि एक मस्जिद में भी बम धमाका हुआ था। बाद में ये पकड़े गए, माफी मांगनी पड़ी थी। तो वो ढिंगरा रिपोर्ट जिस दिन सार्वजनिक होगा, इन सब का मुंह काला हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में जरा लौटते हैं कि दरअसल आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। तो एक तो सीए का मसला, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई कि सोनिया गांधी के आदेश की अवहेलना आप कैसे कर सकते हैं। उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, हमारे रहमो करम पे आप सरकार चला रहे हो और आपकी हिमाकत कि आप मीटिंग में ना आए। वो मीटिंग में कैसे आते? क्योंकि अगर वो मीटिंग में जाते, सोनिया गांधी के सामने नतमस्तक होते, तो शिव सैनिक नाराज हो जाते। शिवसेना की हालत हो गई है जैसे वो न घर का न घाट का। अब इसको कैसे बराबर किया जाए? इसको, ये जो नाराजगी है गांधी परिवार की ठाकरे परिवार के प्रति, तो कैसे उसको उसमें चेंज तो लाना पड़ेगा। सरकार चलानी है भाई। उद्धव ठाकरे को अपने बेटे के लिए प्लेटफॉर्म बनाना है, तो उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया कि जाओ जरा माफी मांग लो। तो कल राहुल गांधी से मिलने आदित्य ठाकरे आए। देखिए, मीडिया को भी देखिए आप, किस तरह से इकोसिस्टम काम करता है। आधे घंटे की मीटिंग हुई, क्या मीटिंग हुई, नहीं मीटिंग हुई, किसी को मालूम नहीं। लेकिन अगर 5 अंग्रेजी अखबार उसको अगर आप देखिएगा तो मालूम चलेगा। कोई कह रहा है कि ये लोग इरिगेशन के बारे में डिस्कस किए, दूसरे अखबार में मैंने पढ़ा वो लोग नहीं, इन्वायरमेंट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। किसी और अखबार में मैंने पढ़ा कि नहीं, राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे के बीच में किसानों के जो लोन है उसके माफी के बारे में बातचीत हो रही थी। पागल समझ रखा है सबको। क्या बात हुई, क्यों कोई उसका स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन ये सारे जो मीडिया वाले जो हैं, जो कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो खुद को बताते हैं, ये प्रोपेगेंडा करने वाले अंग्रेजी अखबार के लोग, अपने अपने मन से इन्होंने बता दिया कि भाई ये आइडिया दे दो, ये लिख दो, ये डिस्कस हुआ, ये डिस्कस हुआ, ये डिस्कस हुआ। डिस्कस क्या हुआ? तो वहां डिस्कस कुछ और हुआ, और जिसका नतीजा यह हुआ कि एक प्रोफेसर को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। प्रोफेसर का नाम है योगेश सुमन। उसने एक वीडियो डाला। वीडियो क्या था? वीडियो राहुल गांधी के उस बयान का जवाब था जो राहुल गांधी ने झारखंड में रैली में कहा था कि मेरा नाम राहुल गांधी है, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है कि मैं माफी मांग लूं। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं। तो ये प्रोफेसर साहब, उन्होंने एक वीडियो बनाया। वीडियो बना करके उन्होंने डाला। उसमें उन्होंने कहा कि भाई तुम राहुल गांधी, तुम कभी सावरकर बन भी नहीं सकते। वो क्यों नहीं बन सकते? न उस तरह का तुम्हारे पास इंटेलेक्ट है, न उस तरह का धार है, न उस तरह का तर्क है तुम्हारे पास। जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह से डिफाइन किया था सावरकर को, उसको बता करके उन्होंने कहा कि तुम तो राहुल सावरकर तुम बन ही नहीं सकती, सावरकर तो तुम बन ही नहीं सकते। और तो और उसने ये भी कहा कि तुम नकली गांधी हो, तुम गांधी भी नहीं हो, गांधी जी से तुम्हारा क्या रिश्ता है। और इसको लेकर के बवाल मच गया। अब देखिए, होता यह है कि वामपंथी संगठन एनएसयूआई, ये लोग उस मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के खिलाफ आंदोलन करने लगते हैं। और कल खबर आई, उधर मीटिंग हुई और उधर खबर आई
कि उसको जबरदस्ती लीव पे भेज दिया गया है। और जहां तक मुझे खबर आ रही है कि उस प्रोफेसर को सस्पेंड किया जाएगा। किस जुर्म में? वो इस जुर्म में कि वो सावरकर की तारीफ कर रहा था। वाह! तो उद्धव ठाकरे की सरकार में, ये शिवसेना की सरकार के तहत महाराष्ट्र के अंदर कोई सावरकर की तारीफ करेगा तो उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। और ये शेर का फोटो लगा करके खुद को हिंदुत्ववादी पार्टी बताते हैं। ये गीदड़ हो गए हैं, इनसे ज्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि ये जब सावरकर को डिफेंड नहीं कर सकते तो इनके लिए तो इनको अपना झंडा बदल देना चाहिए, इनको अपना सब कुछ बदल देना चाहिए। और ये पूरा कहानी आप देखिए किस तरह से ये मोल्ड कर रहा है। और तो और महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से, प्रोफेसर का काम पढ़ाने का है, राजनीति करने का नहीं है। प्रोफेसर को पढ़ाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नजर आ गया इस तरह से राजनीतिक स्टेटमेंट देते हुए तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। नवाब मलिक ज्ञान दे रहे हैं, वो भी मंत्री हैं एनसीपी के। वो बता रहे हैं कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी प्रोफेसर या कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी विचारधारा के बारे में बात करे। ये लानत वाली बात है शिवसेना और उद्धव ठाकरे के लिए। क्योंकि कोई शिवसेना ये नहीं पूछ सका कि अगर यही थ्योरी और यही बात जेएनयू में लगा दी जाए तब क्या हो। जो जेएनयू में सारे प्रोफेसर, ये अलीगढ़ के सारे प्रोफेसर, ये जामिया के सारे प्रोफेसर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं, देश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, फ्री कश्मीर का झंडा लेकर के जो घूम रहे हैं, उनको बर्खास्त किया जाए क्या? आप इनके ऊपर, इनको छुट्टी पे अगर आप भेज दें तो ये सारे लोग अवार्ड वापसी और पता नहीं क्या क्या इंटॉलरेंस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तमाशा ये लोग शुरू कर देंगे। लेकिन जो व्यक्ति सावरकर की तारीफ करेगा, सावरकर के बारे में बोलेगा, तो उसको अभिव्यक्ति की आजादी उद्धव ठाकरे की सरकार में नहीं है। उसको बाकायदा छुट्टी पे भेज दिया जाएगा। और जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं अभी, उसको एक तो उसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी कि आपने जबरदस्ती उसे छुट्टी पे भेज दिया कि कैंपस से बाहर जाओ तुम। और दूसरा कि इसके बावजूद ये मसला थमा नहीं है। एनएसयूआई और लेफ्ट, ये अर्बन नक्सल्स जिनके कार्यक्रम में आदित्य ठाकरे जाने वाले थे, हिस्सा लेने वाले थे सीए के प्रोटेस्ट के तहत, इन लोगों का आंदोलन अभी भी जारी है। ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस प्रोफेसर को बर्खास्त किया जाए। और जो चाल चरित्र और चेहरा हो गया इस ठाकरे परिवार का, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का, बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए सावरकर के इस प्रशंसक को, इस प्रोफेसर को बर्खास्त करेंगे। तो ये कहानी है। अब और क्या किया जाए? ये लोग हिंदुत्ववादी हैं। ये लोग हिंदुत्ववादी हैं, विचारधारा की बात करते हैं। एक और मजेदार बात मैं बताता हूं। हालत खराब हो गई है उद्धव ठाकरे की। ये मराठा मानुस, एक लड़की महक मिर्जा नाम की थी जो फ्री कश्मीर का पोस्टर लेकर के चल रही थी, बवाल मचा, उसके ऊपर एफआईआर नहीं होने दिया। एफआईआर हुआ तो उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन लगा दिया। और बाद में शिवसेना के बेशर्म लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो मराठी लड़की है इसलिए उसको कुछ नहीं किया जा सकता। आप उसको बचाने के लिए खड़े हो गए। और तानाजी फिल्म आई है तो कम से कम चुल्लू भर पानी कहीं है तो डूब मरो। यूपी में ये टैक्स फ्री हो गया, हरियाणा में ये टैक्स फ्री हो गया। मराठाओं के सबसे, आप कह सकते हैं कि मराठा ही नहीं पूरे देश के हीरो में से गिने जाने वाले तानाजी, उसके ऐसा कोई मिलिट्री कमांडर नहीं हुआ जिसने औरंगजेब के सबसे बड़े किले को जो फतेह किया था। आप टैक्स फ्री नहीं कर सकते? कुछ शर्म बचा हुआ है या नहीं है? और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही है कि अगर तानाजी को आपने टैक्स फ्री किया तो आपको छपाक भी टैक्स फ्री करना होगा। किस लिए सरकार चला रहे हो भाई?
किस लिए सरकार चला रहे हो? बाला साहब ऊपर से देख रहे होंगे तो खून के आंसू रो रहे होंगे कि कितना पथभ्रष्ट हो गया है सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए। कोई शिव सैनिक आकर बाहर नहीं कर सकता है? शिव सैनिक क्या आंदोलन नहीं कर सकते कि मराठाओं के वन ऑफ द ग्रेट कमांडर को के ऊपर बनी फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए? तो ये सत्ता की मजबूरी और बेटे के प्रति जो बेटे को एक सेकुलर लीडर टोपी वोपी पहना करके वो जो चादर चढ़वा रहे हैं ये लोग हर मकबरे पे ले जाकर के, तो यही काम ये लोग करेंगे। ऐसा लग रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं, महाराष्ट्र में बहुत इलाके में ओवैसी की पार्टी एक्टिव है, तो अगला चुनाव शायद शिवसेना ओवैसी के साथ मिलकर लड़े। कुछ भी पॉसिबल है। सत्ता बचाना है, कुर्सी बचानी है, भविष्य अपना जो है अपने परिवार का उसको सेट करना है। देखते जाइए महाराष्ट्र में क्या तमाशा हो रहा है। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।